गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सभी छात्र छात्राओं का आज की ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षा में स्वागत है। और प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए देख रहे हैं 10वीं कक्षा के सामाजिक अध्ययन के अर्थशास्त्र भाग का लेसन नंबर 2। क्योंकि एक लेसन नंबर हमने पहले कर लिया था, इस लेसन नंबर 2 भाग का पार्ट 1 आज हम करेंगे। आज सब तो 10वीं कक्षा के छात्रों, आपको जैसा कि पिछली वीडियोज में आपने लेसन नंबर 1 देखा, आपको समझ में आया होगा, उसी प्रकार ये भी लेसन आप कर रहे हैं। और इस लेसन में हम कर रहे हैं, पाठ का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। और इसमें हम पढ़ेंगे कि उत्पादन कैसे होता है, उत्पादन कहाँ से होता है, क्या क्या काम होते हैं, देश को आमदनी कहाँ से होती है, कौन किन क्षेत्रों से होती है, किस प्रकार देश की जीडीपी बनती है, किस प्रकार देश की निश्चित घरेलू आय का उत्पादन होता है। इन सब बातों का अध्ययन करेंगे इस चैप्टर के अंदर। और जो आज मैं प्रश्न लेकर आया हूं वो आपके लिए एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और वो प्रश्न है आपका, उत्पादन किसे कहते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो हमें उत्पादन ही जानना है कि उत्पादन होता क्या है। उसके बाद विभिन्न उत्पादक कारकों के नाम लिखो, जो उत्पादन करने वाले क्षेत्र का उनके नाम लिखें, वे उत्पादन होता कहाँ कहाँ है, किस प्रकार। तो आइए हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्पादन क्या है। उत्पादन मूल्यों में वृद्धि कर तथा निर्माण से है। देखिए स्टूडेंट्स, बड़ी सीधी सी बात है, कोई वस्तु है उसका मूल्य में वृद्धि कर दे या मूल्य का निर्माण कर दे। कोई वस्तु का मूल्य 5,000 रुपये है और उसमें हमने कोई सिफाई करके कोई वस्तु को उसको अच्छी तरह सजा दजा करके या उसको नया निर्माण करके उससे हमने 5,000 की जगह उसको 10,000 कीमत की वस्तु बना दी या कोई नई वस्तु बना दी, उससे हमारा मतलब उत्पादन है। फिर देखें उत्पादन क्या है, इस पर देखें उत्पादन मूल्यों में वृद्धि। कोई वस्तु है उसके मूल्य में काट छाट बांट के निर्माण करके उसके मूल्य में वृद्धि करती है, या नई वस्तु का निर्माण किया है। जैसे आपने बिस्कुट बना लिए, नई वस्तु बनाई, कोई भी चीज निर्माण किया है, उसका हम उत्पादन कहते हैं। मेरे ख्याल में क्लियर होगी आपकी। क्योंकि वस्तुएं हैं वो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। मनुष्य को जीने के लिए 3 चीजें अति आवश्यक हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। इसके साथ साथ जब ये तीनों आवश्यकताएं आदमी की जो मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, इसके अलावा फिर आदमी उनमें अच्छी बातें ढूंढना शुरू कर देता है और अच्छे स्तर की बात ढूंढता है, अपने स्टैंडर्ड के लाइफ को बढ़ाने का प्रयास करता है। और इसको बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, अपनी वस्तुओं का निर्माण करता है या किसी न किसी वस्तु में वृद्धि करता है। फिर ऐसा तो आपने देखा होगा, गांव में बढ़ई होता है, वो लकड़ी लेकर आता है और लकड़ी से मेज कुर्सी, बड़ी सुंदर सुंदर आकृतियों के पलंग, बेड, बहुत से आकार की वस्तुएं बना देता है। वो क्या करता है कि लकड़ी कोई नई नहीं बनाता, बल्कि लकड़ी में परिवर्तन करके उस लकड़ी के मूल्य को बढ़ा दिया है। जो लकड़ी उसकी 5,000 की थी, आज वो लकड़ी उसकी 15,000 की बिक रही है। क्योंकि उसमें उस लकड़ी को उसने स्पेशल ढांचा दे दिया है, उसको एक स्पेशल आकार दे दिया है, जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो गई है। जब पहले वो उपयोगी नहीं थी, लेकिन उसका आकार में आने के बाद उसके लिए उपयोगी हो गई है। तो आदमी की आज बहुत सारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। क्योंकि आपने जैसे पढ़ा है कि पहले मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वे असीमित है और जो साधन है वो दुर्लभ है। इसलिए उन साधनों को ज्यादा से ज्यादा प्रयास करके मनुष्य के योग्य बनाया जाता है, मनुष्य की पूर्ति के योग्य हो जाता है। तो देखिए, वस्तुएं जो भी संसार में है वे सारे मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, नंबर 1। नंबर 2, सेवाओं का सर्जन करती है। सेवाएं मिलती है। एक आदमी को आराम चाहिए, उसके लिए सोफा सेट, बेड बनाती है। एक आदमी को यात्रा करनी है, उसके लिए गाड़ी बनती है, जहाज बनती है, रेल बनती है। इन वस्तुओं का निर्माण होता है। आदमी की सुविधा के लिए इन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और सेवाओं का सर्जन करती है। वस्तुओं का निर्माण या उनमें वृद्धि करने वाले कारकों को उत्पादन कहते हैं। अब उत्पादन किसे कहते थे, मूल्य में वृद्धि निर्माण से है। और उत्पादक, इस पॉइंट में देखिए आप, ये उत्पादन शब्द है और ये आपका उत्पादक है। अब जब वस्तुओं को निर्माण करता है या उसके मूल्य में वृद्धि करता है, उस फैक्ट्री को, उस आदमी को, उस संस्था को, उस चीज को हम उत्पादक कहेंगे। तो उत्पादक के
हमारे इकोनॉमिक्स में 10वीं के चैप्टर में 3 क्षेत्रक हैं। पहला क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन का, द्वितीयक उत्पादक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के उत्पादक। अब प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादक कौन से हैं? प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादक वे हैं जो शुरू में प्रारंभ होते हैं। जैसे कि नाम से पता चला कि प्राथमिक पहली बार जो प्रकृति से हम प्राप्त करते हैं, उत्पादन करते हैं। जैसे कृषि, किसान ने गेहूं खेती की और खेत से गेहूं प्राप्त की, तो उसके लिए वो प्राथमिक क्षेत्र है। यदि और इस प्रकार वन है, वन से हमने, जंगल से हमने लकड़ी काटी, वो प्राकृतिक क्षेत्र है। इसके बाद हमने पत्थरों से, पहाड़ों से पत्थर तोड़ा या खनन का कार्य किया, वो खनिज निकाला, वो प्राथमिक क्षेत्र है। तो इस प्रकार जो सीधे सीधे हम प्रकृति से लेते हैं उसको हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो उसमें मैंने उदाहरण भी दिया आपको। इसके बाद आता है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र कौन से हैं? जिस क्षेत्र में प्राकृतिक वस्तुएं लेकर के उनमें मॉडिफाई करके या उसको कोई परिवर्तन करके योग्य वस्तु बना करके देते हैं, उनको हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। जैसे दो कारखाने, फर्में, अनेक प्रकार की फैक्ट्रियां, ये क्या करती हैं? प्रकृति से संसाधनों को यूज करती हैं, वहां से संसाधन लेकर के फिर आगे नई वस्तु बनाती हैं। इसलिए हमको द्वितीयक क्षेत्र, दूसरी श्रेणी के क्षेत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए कोई भी फैक्ट्री लीजिए आप, जहां भी आपने देखा होगा, या लकड़ी का एक कारखाना लिए जहां पर बेड बनते हैं, सोफे बनते हैं, उनसे लिए वो खुद प्रकृति से, जंगल से लकड़ी लेते हैं और लकड़ी लेके उसको मॉडिफाई करके दूसरे आपके दरवाजों का रूप या आपका बेड का रूप या आपके सोफे इनका रूप में चेंज करके उनको उपयोग, मनुष्य के लिए उपयोगी बना देते हैं। तो इस प्रकार वस्तुओं का वो निर्माण करते हैं। वो वस्तुएं क्यों मनुष्य को सेवाएं देते हैं, वैसे मनुष्य को आराम देने के लिए, मनुष्य को सेवाएं देने के लिए बनाई जाती है। तो छात्रों, जैसे कि कृषि थी हमारी, कृषि से हमने बात की थी कि जब गेहूं पैदा करता है किसान, खेत से कोई भी फसल पैदा करता है तो उसका प्राथमिक क्षेत्र है। लेकिन वो फसल जब कारखाने में चली जाती है और उससे दोबारा कुछ नया बनाया जाता है, उसके मूल्य में वृद्धि की जाती है। एग्जाम्पल के लिए धान है, खेत से किसान ने निकाला, उसको वहां डाल दिया और मंडी में बेच के आ रहा, वहां से किसान फैक्ट्री वाले ने लेकर के धान को चावल में बदल दिया, उसका छिलका उतार दिया, तो वो जो उसका उत्पादन, उसके मूल्य में जो हमारी धान थी वो कम रेट में थी, लेकिन अब उसका छिलका उतरने के बाद जो हमारा चावल है वो ज्यादा रेट में बिकेगा, महंगा बिकेगा, उसके मूल्य में वृद्धि होगी है। ये द्वितीयक क्षेत्र का कार्य है। इसके बाद एक है हमारा तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में हम सेवाएं आती हैं। ये जो दो क्षेत्र हमने देखे पहले, ने दृश्य हैं, ये अदृश्य सेवाएं, जैसे यातायात की सेवा है, टीचर की सेवा है, डॉक्टर की सेवा है, इसमें सारी सेवाएं शामिल होती हैं जिसमें वस्तुओं का लेन देन ना होकर के सेवाएं दी जाती हैं, उनको हम तृतीयक क्षेत्र की श्रेणी में लेते हैं। इस प्रकार जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को हमने 3 भागों में बांटा है। प्राथमिक क्षेत्र जो सीधे सीधे प्रकृति से जुड़े हुए हैं, द्वितीयक क्षेत्र जो दो परमानेंट जो प्रकृति से ली वस्तुओं से रीचेंज करके नई वस्तु बनाते हैं, और सेवाएं जो तृतीयक क्षेत्र में आ जाती हैं जिनको हम सेवाएं बोलते हैं। तृतीयक क्षेत्र के बीमा है, डाक है, अपना लिए जो मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए मनुष्य को, मानव को सुविधाएं प्रदान करती हैं, उन सारी के सारे कार्यों को हम सेवाओं में शामिल करते हैं। चाहे वो बैंक है, चाहे डाकखाना है, चाहे वो टीचर की सेवा है, चाहे वो डॉक्टर की सेवा है, इस प्रकार की सेवाओं को हम तृतीयक क्षेत्र में लेते हैं। अब बात प्रश्न पैदा ये होता है कि भारत में सेवा क्षेत्र में क्यों महत्वपूर्ण होता जा रहा है। ये अगर प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2, भारत में इस प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र की अपेक्षा महत्वपूर्ण होता जा रहा है, तो ऐसा कोई उदाहरण देके अपने बता रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो प्राथमिक, सबसे पहले जब हमारा देश आजाद नहीं था तो हमारा कृषि प्रधान देश था, और कृषि प्रधान देश पूरा का पूरा कृषि पर डिपेंड था। लगभग कहा जाता है कि 80% पॉपुलेशन थी वो कृषि पर डिपेंड थी, और कृषि सीधे सीधे प्राथमिक क्षेत्र में आती है। जो देश विकसित होते हैं उनका दूसरे उद्योगों पे जोर होता है, निर्माण कार्य होता है। निर्माण कार्यों के लिए हमें यातायात की जरूरत पड़ती है, बैंकिंग की जरूरत पड़ती है, और दूसरे संसाधनों की जरूरत पड़ती है। तो साथ साथ में इसके पैरेलल तृतीयक क्षेत्र भी आ जाते हैं, तो तृतीयक क्षेत्र का महत्व ज्यादा बढ़ता जाता है। तो हम इसकी बात करेंगे। तो देखिए 1973 से 2003 तक, जो एक हमारा सन था 1973, उससे 2003 यानी इन 3 सालों में सभी क्षेत्रों में वृद्धि हुई है।
हमारा देश भारत देश सन 1947 में आजाद हुआ था, बिल्कुल कृषि पर निर्भर करता था। लेकिन जब हम प्रोग्रेस करते हैं, पंचवर्षीय योजना अपनाई धीरे धीरे करते हुए 1973 तक पहुंचे, तो 1973 से लेकर 2003 में 3 सालों में सभी क्षेत्रों में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, सभी ने वृद्धि की। लेकिन तृतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। क्यों हुई? बाकी क्षेत्रों में वृद्धि पहले भी हुई थी, क्योंकि जो 1973 से पहले तृतीय क्षेत्र पर ध्यान नहीं था, ज्यादा ध्यान प्राथमिक क्षेत्र में सुधार करना था, ताकि लोगों को खाद्य की समस्या से निपटा जा सके। दूसरा था उद्योगों का, ताकि हम जो छोटी छोटी वस्तुओं के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता उसके लिए कर सके। तो सन 1973 के बाद जब हमें इन चीजों के लिए पैरेलल तृतीय की भी जरूरत पड़ी, क्योंकि जब ग्राहक कहीं कोई सामान बना उद्योग लगाया है, तो उसके लिए हमें यातायात की जरूरत पड़ी, उसके लिए हमें बीमा कंपनी की जरूरत पड़ी, उस उद्योग के लिए हमें बैंकिंग की जरूरत पड़ी, उस उद्योग के लिए हमें संचार व्यवस्था की जरूरत पड़ी, तो इसके साथ साथ हमें डाकघर की जरूरत पड़ी, इसलिए हमें इसके साथ साथ हमें सेवाओं का भी योगदान बढ़ाना गया। जो जो आगे बढ़ते गए इनका बढ़ता गया। इसके रीजन रहे तृतीय सबसे महत्वपूर्ण होने के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1 तो अनेक सेवाएं, क्योंकि जो तृतीय क्षेत्र है इसमें अनेक सेवाएं होती है, मनुष्य के लिए बड़ी जरूरी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो एक स्थान पर नहीं रहता, अपने समाज में रिश्तेदारी में इधर उधर जाना पड़ता, तो उसे यातायात का सहारा लेना पड़ता है, और हर समय वो अपने पास पैसे नहीं रख सकता, तो उसे बैंक का पैसा बैंक से लेना देना करना पड़ता, तो उसके लिए बैंक की जरूरत पड़ी। और मनुष्य को अपने रिश्तेदारी इधर उधर जाने के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए उसे डाक, अपनी चिट्ठियां पत्री भेजने की जरूरत पड़ी, जिसको हमसे डाक की सुविधाएं कहते हैं। आदमी को स्वास्थ्य के मामले में डॉक्टर की जरूरत पड़ी, तो डॉक्टर की सेवाएं लेनी पड़ी। और बच्चों को आर्थिक विकास, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सर्वांगीण विकास के लिए उसे स्कूलों की जरूरत पड़ी, जो स्कूलों का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार बहुत सी अनेक सी सेवाएं हैं जो हमें तृतीय क्षेत्र देता है, इसलिए हमें तृतीय क्षेत्र भारत में एक उभर कर आया दोनों क्षेत्रों से ज्यादा। दूसरा, कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास से, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि सन 1947 के बाद भारत बड़ा अंग्रेजों का शोषण किया हुआ पिछड़ा हुआ देश था, और 80% लोग पॉपुलेशन थे कृषि पर आधारित थी। अपना खेत में काम करके या खेत में ही कृषि का वाणिज्य का नाम करके, बल्कि अपना खाद्य खेत अपने भर पेट खाना पैदा करने तक सीमित था। तो वहां पर देश के जब कृषि के उद्योगों का विकास आया, कृषि के लिए औजार बनाएंगे, कृषि को और अधिक विकसित करने के लिए उद्योग लगाए गए, तो उन उद्योगों के लिए यातायात के साधनों की आवश्यकता पड़ी, उनके लिए डाक की सुविधा, बीमा कंपनी की जरूरत पड़ी, उन लोगों के लिए दूसरे लोगों के दूसरे लोगों को आने जाने की जरूरत पड़ी। इस प्रकार जो कृषि का उद्योग हुए, उद्योग कारखाने हुए, या कृषि के लिए कारखाने हुए या कृषि उद्योग के लिए, दोनों तरफ से ही सेवाओं की काफी आवश्यकता पड़ी, और तृतीय क्षेत्र वे एक विशेष रूप से उभर करके हमारे सामने आया। नंबर 3, बस बढ़ती आय। जो जो मनुष्य की आय बढ़ती जाती है, मनुष्य व्यवसाय को खर्च करने के लिए अपने आरामदायक सुविधाओं का प्रयोग करने लग जाता है। मान लिया किसी व्यक्ति की आय बहुत कम है, तो वो सिर्फ अपनी साइकिल से चला करके भी या पैदल चल के भी संतुष्ट है। लेकिन जो है उसकी आय बढ़ती है, वो साइकिल नहीं बल्कि उसको शरीर को और आराम देना चाहेगा और सेवाएं देना चाहेगा कि उसको गाड़ी की सुविधा दी जाए। इसी प्रकार अन्य क्षेत्र में यदि वो अपना उसका आय कम है तो वो थोड़े से में भी काम चला लेगा, लेकिन यदि आय अधिक है तो और अधिक सुविधाएं चाहेगा, चाहे कूलर की सुविधा, चाहे एसी की सुविधा, किसी भी प्रकार की सुविधा है, अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं। तो जो जो मनुष्य की देश विकास करता गया, आपके प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि हुई, तो ही मनुष्य की इनकम बढ़ी, और इनकम बढ़ी तो उसने अपने सेवाओं का ज्यादा उपभोग करना शुरू कर दिया, और तृतीय क्षेत्र भी आप सामने उभर कर आया। नंबर 4, पिछले दशकों से सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाएं। कुछ सेवाएं ऐसी हैं जो पुराने समय में नहीं थी, लेकिन नए जमाने के साथ, बढ़ते हुए समय के साथ, बढ़ती हुई जनसंख्या में, बढ़ते हुए देश में, बढ़ते हुए विकास के कार्य में अति आवश्यक होगी। इसका एक स्पेशल उदाहरण है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन एक आज की टेक्नोलॉजी के लिए, आज की दुनिया के लिए, बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक सभी के लिए वो आवश्यक हो गया है, काम से लेकर हर वह काम तक, हर टेक्निकल में। क्योंकि आज की जो मोबाइल फोन, लैपटॉप और आपकी कंप्यूटर वगैरह है, ये सारा का सारा सिस्टम इन पर आधारित हो गया है। जहां यहां तक कि हमारी कृषि भी, चाहे कृषि का हमारे पंजीकरण करवाना हो, या कृषि के लिए हमको औजार लेने, या कृषि की फसल की बात है, या हम दवाई लेनी है, सारी की सारी बातें हम आज मोबाइल पर डिपेंड हुए हैं। यहाँ तक कि हम देश का मौसम जानने के लिए वो हमारे मोबाइल के जरिए देखते हैं। तो इस प्रकार जो संचार प्रौद्योगिकी है, इसमें बहुत तेज गति से विकास हुआ है, जो भारत के लिए सेवाएं प्रदान करता है। तो इस प्रकार छात्रों,
हाँ, आपने देखा और मैंने चैप्टर पढ़ाते हुए आपको बताया था कि भारत में तीव्र गति से विकास हुआ है, तो वो 1973 के बाद आपके सेवाओं में हुआ है, नौकरियों में हुआ है, आपको जो सुविधाएं मिली उनमें हुआ है। क्योंकि लोगों ने जो जो आय बढ़ती गई, जो जो नए नए पिछले सूचना प्रौद्योगिकी होती रही, नए लोगों की आय बढ़ी, नए कृषि प्रधान उद्योग हुए, उसके कारण मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ती गई, उनके लिए सुविधाएं भी बढ़ती गई और उन सुविधाओं को उसने प्रयोग करना भी शुरू कर दिया। इसलिए तीसरे तृतीय के क्षेत्र का बहुत ज्यादा विकास हुआ। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी। मिलते हैं कल फिर नए इसी पाठ के भाग नंबर 2 में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, करते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।